बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई 1 लीटर मिल्क लेता है, ठीक है, 1 लीटर आई थिंक इज़ ऑलमोस्ट 1 kg, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें कैल्शियम या फॉस्फेट का इंटेक कितना हो जाता है कि दैट इज़ 1000 मिलीग्राम्स पर डे। ठीक है, मतलब इतना इंटेक हो जाता है। अगर 1 लीटर पर डे लिया जाए तो दैट विल बी लाइक इक्वलेंट टू 1000 मिलीग्राम्स पर डे। ठीक है, अब उसमें से क्या होता है कि आपका कैल्शियम की आमतौर पर वैसे तो एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है, लेकिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है विटामिन डी। यानी कि अगर आपका पास 1000 है तो उसमें से 35% एब्जॉर्ब हो जाता है, विच इज़ इक्वल टू 350। ठीक है, अब उस हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि 650 जो है वो आपका एक्सक्रीट हो जाएगा इनटू द फीसेस। ठीक है, अगर 350 एब्जॉर्ब हो रहा है तो 650 एक्सक्रीट हो जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ क्या होता है कि सिक्रीशन होती है हमारे पास 250 मिलीग्राम्स पर डे की कैल्शियम की। ठीक है, वो कहाँ से एंटर हो रही है? दैट इज़ एंटरिंग योर इंटेस्टाइन्स वाया द स्लॉट ऑफ म्यूकोजल सेल्स एंड सिक्रीटेड जीआईटी जूसेस। यानी कि जीआईटी जूसेस और स्लाउट ऑफ म्यूकोजल सेल से कुछ सिक्रीशन हो रही है, और वो सिक्रीशन जो है यानी कि 650 + 250 मेकिंग अप 900। ठीक है, तो आपका 900 मिलीग्राम्स पर डे जो है वो आपके क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है इनटू द फीसेस। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया हमने क्या पढ़ा कि 1 लीटर मिल्क लिया गया, उसमें से क्या हुआ कि 1000 मिलीग्राम्स पर डे उसमें कैल्शियम थी, जिसमें से 35% आपके पास क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, आपके ब्लड में चली गई। ठीक है, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट बन गई, और बाकी जो है वो कुछ सिक्रीट हुई और कुछ यहाँ से जो एब्जॉर्ब नहीं हुई वो सारी की सारी फीसेस का पार्ट बन गई। ठीक है, अच्छा, अब हमने पढ़ा था पहले भी कि सेल्स में होता है 10% कैल्शियम। ठीक है ना, 10% कैल्शियम सेल्स में होती है, और 0.1% कैल्शियम जो होती है वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है। तो अगर सपोज सेल्स में जो है 13,000 मिलीग्राम कैल्शियम है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में उसका 0.1% होगा, यानी कि 1300 मिलीग्राम्स जो है दैट विल बी देयर इनसाइड अवर सेल्स। अच्छा, एक मैंने बिफोर आई मूव टू द रीनल एक्सक्रीशन एंड टूवर्ड्स दिस पॉइंट, ये जो बाकी ये वाला हिस्सा है, इससे पहले हम फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि इसको बुक से भी साथ साथ देखते जाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने यही लिखा था कि एन एडिशनल 250 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर दैट एंटर्स द इंटेस्टाइन वाया द जीआईटी जूसेस एंड द स्लाउट ऑफ म्यूकोजल सेल्स, यानी कि 90% जो है ऑफ द डेली इनटेक ऑफ कैल्शियम दैट इज एक्सक्रीटेड इन द फीसेस। अब हम फॉस्फेट की इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। एक्सेप्ट फॉर द पोर्शन ऑफ फॉस्फेट दैट इज एक्सक्रीटेड इन फीसेस इन कॉम्बिनेशन विद द नॉन एब्जॉर्ब्ड कैल्शियम, ऑलमोस्ट ऑल द डाइटरी फॉस्फेट इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड फ्रॉम द गट एंड लेटर एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन। अब ये क्या इन्होंने अंग्रेज़ी मारी है? इन्होंने बेसिकली बात ये की है कि देखो, फॉस्फेट जो होता है ना वो हमारे गट से जाता है ब्लड के अंदर, और ब्लड से हमारे यूरिन का पार्ट बन जाता है। ठीक है, एक्सक्रीट हो जाता है वाया द यूरिन। लेकिन कुछ पार्ट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि वो नॉन बाउंड कैल्शियम, जो नॉन एब्जॉर्ब्ड कैल्शियम होती है ना, उसके साथ इन कॉम्बिनेशन विद दैट नॉन एब्जॉर्ब्ड कैल्शियम कुछ फीसेस में चली जाती है। मोस्टली तो वो यूरिन में ही जाएगी, लेकिन कुछ जो है वो नॉन एब्जॉर्ब्ड कैल्शियम के साथ मिलकर फीसेस का पार्ट भी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसकी वो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन की बात कर ली, और हमने बता दिया कि भाई फीसेस में कितना पार्ट जाएगा और कितना पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं टुवर्ड्स इट्स रीनल एक्सक्रीशन। ठीक है, रीनल एक्सक्रीशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि जो आपके पास 10% होता है, यानी कि 90% तो हमने बता दिया आउट के 90%, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 90% ऑफ द डेली इनटेक ऑफ कैल्शियम जो है दैट इज़ एक्सक्रीटेड इन द फीसेस। ठीक है ना, यानी डेली इनटेक का 90% आपके फीसेस में जाएगा, तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग 10% किधर जाएगा? आपके यूरिन में। क्योंकि एक्सक्रीट अगर 100% ने होना है, तो उस 100% का अगर जो है क्या कहते हैं 90% अगर आपके फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा है, तो 10% आपके क्या कर रहा है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं कि जो 41% हमारे पास कैल्शियम होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाउंड होता है। ठीक है, और वो पार्ट है जो कि डिफ्यूज़िबल है ही नहीं, वो कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज़ कर ही नहीं सकता, वो फिल्टर ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर पार्ट है, ठीक है, वो इन कॉम्बिनेशन विद एनाइंस यानी कि 9%, और जो आयनाइज्ड पार्ट है, ये दोनों पार्ट्स जो है वो हमारे पास क्या है, दीज आर द डिफ्यूजिबल पार्ट्स। ठीक है, 9% एंड 50%, यानी कि 59% जो है दैट इज़ द पार्ट दैट इज़ फिल्टरेबल। यही वो पार्ट है जो कि फ़िल्टर हो सकता है,
आपके आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ के थ्रू। अब जो पार्ट हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ के थ्रू फिल्टर हो सकता है, उसमें से जो 90% होता है ना, वो हमारे पास क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 90% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और जो 10% होता है ना, इसकी स्टोरी जो है ना वो बड़ी वेरिएबल है। वो डिपेंड करता है कि आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम के लेवल्स कितने हैं। सपोज़ अगर आपका कैल्शियम का लेवल जो है वो कंपैरेटिवली लो है, कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो वो क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि फिर कोई भी कैल्शियम यूरिन में नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कैल्शियम का लेवल थोड़ा सा हाई है तो हम कैल्शियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा कर देंगे। और दूसरा उसने बताया कि ये जो रीअब्जॉर्प्शन, ये जो 10% आप कह रहे हैं कि वेरिएबल है, उसकी जो डिपेंडेंस है वो पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम कितना होता है। अब हमने देखना है कि रीनल फॉस्फेट की एक्सक्रीशन क्या है, तो उसके लिए एक ख़ास किस्म का मैकेनिज़्म है। ये मैकेनिज़्म इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या, इसका क्या मतलब होता है। तो देर इज़ द ओवरफ्लो मैकेनिज़्म। अब ओवरफ्लो मैकेनिज़्म की स्टोरी क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ओवरफ्लो मैकेनिज़्म ये कहता है कि देखो, हमारे पास एक स्टैंडर्ड है 1 मिलीमोल पर लीटर। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड। ठीक है, इसने कहा है कि हमारे पास फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लाज्मा इज़ बिलो द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ, अगर हमारे पास ठीक है ना, दैट इन दैट इफ़ अगर हमारे पास फॉस्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है प्लाज्मा के अंदर, अगर वो बिलो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ 1 मिलीमोल पर लीटर है, 1 मिलीमोल पर लीटर अगर इस लेवल से क्या है, अगर वो इस लेवल से कम है, तो जितना भी फॉस्फेट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और कोई भी फॉस्फेट लूज़ नहीं होगा हमारे यूरिन के अंदर। ठीक है ना, यानी कि अगर आपका ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इस वैल्यू से 1 मिलीमोल पर लीटर, नहीं ये सही नहीं, ये लगाना था। अगर इस स्टैंडर्ड वैल्यू से आपका लेवल कम है, फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन उससे कम है, तो हम लोग सारा का सारा फॉस्फेट का लेवल को रीअब्जॉर्ब कर देंगे। अगर इस क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से लेवल ज़्यादा होगा, तो फिर उसमें क्या होगा कि फॉस्फेट का लॉस जो है वो डिपेंड करेगा कि कितना इंक्रीज़ हुआ है। जितना फॉस्फेट का लेवल 1 मिलीमोल पर लीटर से राइज़ करता जाएगा, उतना उसका लेवल जो है वो यूरिन के अंदर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इन्होंने यही आगे बताया कि हाउ एवर एज डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर, कि इस पे थोड़ा बहुत अफेक्ट होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का, जो कि फेवर करेगा एक्सक्रीशन को या नहीं करेगा। पैराथायरॉयड हार्मोन कैन ग्रेटली इंक्रीज फॉस्फेट एक्सक्रीशन बाय द किडनीज, देयर बाय प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रोल ऑफ प्लाज्मा फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन एंड कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो बस हमने ओवरफ्लो मैकेनिज्म से ये पढ़ा कि 1 मिलीमोल पर लीटर के स्टैंडर्ड से अगर हमारे पास फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो यूरिन में कोई भी फॉस्फेट नहीं होगा, और अगर 1 मिलीमोल पर लीटर से सपोज़ ज़्यादा, अगर 1.2 है, तो उतना लेवल हमारे यूरिन में अपेयर होता जाएगा। जितना जितना इंक्रीज़ आता जाएगा फॉस्फेट का की कॉन्सेंट्रेशन में इन द प्लाज्मा, उतना इंक्रीज़ आता जाएगा इन इट्स फिल्ट्रेशन फ्रॉम द किडनीज एंड इट्स अपेरेंस इन द यूरिन। और दूसरा कि पैराथायरॉयड हार्मोन भी फेवर करता है एक्सक्रीशन को। ठीक है, आगे हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ बोन एंड इट्स रिलेशन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम एंड फॉस्फेट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसमें वो बताता है कि बोन भी हमारे पास दो वेराइटी की होती है। ठीक है, एक हमारे पास बोन वो होती है जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, जो कि 80% होती है, डेंस होती है। और एक हमारे पास होती है हमारी स्पॉन्जी बोन। ठीक है, जो कि कंपैरेटिवली क्या होती है, ठीक है, एक हमारे पास क्या होती है, कहते थे हमारे पास स्पॉन्जी बोन होती है। ठीक है, जो कि काफ़ी पोरस होती है, और उसमें लेटिस शेप यूनिट्स होते हैं विद बोनी स्पेक्यूल्स। ठीक है, और उसमें उन बोनी स्पेक्यूल्स या उन बोनी ट्रबैक्यूली के बीच में स्पेसेस होते हैं जो कि फिल्ड होते हैं विद रेड बोन मैरो। और इस रेड बोन मैरो के अंदर हमारे पास क्या होती है, हिमाटोपोइसिस होती है। ठीक है, तो इसने बताया है, यहाँ तो पता नहीं लिखा हुआ ही नहीं है, लेकिन मेरी बुक में लिखा हुआ था कि भाई कॉम्पैक्ट बोन होती है और एक हमारे पास स्पॉन्जी बोन होती है। जो कॉम्पैक्ट बोन होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास क्या होती है, डेंस होती है, जबकि जो स्पॉन्जी बोन होती है वो पोरस होती है। और स्पॉन्जी बोन में ट्रबैक्यूली होते हैं। ठीक है, ट्रबैक्यूली के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पे रेड बोन मैरो होता है, जहाँ पर हेमाटोपोइसिस होता है। ठीक है, अब बोन हमारे पास उसके अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो हमने पढ़ लिया कि भाई स्केलेटल फ्रेमवर्क है, जिसमें या तो हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन होगा या स्पॉन्जी बोन होगा। बाकी रह गया हमारे पास बोन का मैट्रिक्स। ठीक है, बोन का मैट्रिक्स।
ठीक है। तो एक तरफ बोन का स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है और एक तरफ बोन का मैट्रिक्स होता है। अब मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होते हैं, कोलेजन फाइब्रिल्स होते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, देयर इज़ ग्राउंड सब्सटेंस। 90 to 95% तो भाई हमारे पास क्या हो गए, कोलेजन फाइब्रिल्स हो गए, ठीक है। और दूसरा हमारे पास बाकी 5% to 10% क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है। यानी इस मैट्रिक्स को भी हमने दो हिस्सों में कर दिया, एक हमारे पास हो गया स्केलेटल फ्रेमवर्क, एक हो गया मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हमारे पास आगे कोलेजन फाइब्रिल्स और ग्राउंड सब्सटेंस। अभी जो कोलेजन फाइब्रिल्स हैं, इनका क्या काम है कि इन्होंने इसको टेंशनल फोर्स देनी है, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ देनी है, ठीक है। जबकि ये जो कैल्शियम यानी क्या कहते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस है। अच्छा, इस ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर भी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, प्रोटियोग्लाइकेन्स वगैरह, ठीक है, जिनमें कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड होता है, ठीक है। तो इनका फंक्शन तो इन्होंने ऐसे उन्होंने खुद बताया कि भाई हमें नहीं, सच नहीं पता, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, 10 मिनट्स हो गए हैं, इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।